कल्पना कीजिए, अगर पूरे देश में आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन जाए तो क्या होगा, और उस राजनीतिक दल का साथ पूरे देश के आदिवासी एकजुट होकर दे दें तो फिर क्या होगा। आज देश के 12 करोड़ आदिवासियों के मुद्दे, चुनौतियां, परेशानियां सब कुछ एक सी हैं, लेकिन उनकी आवाज अलग अलग है। अगर उन देश के सभी आदिवासियों की आवाज एक हो जाए तो सोचिए क्या होगा। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करने से पहले अगर आप नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब आते हैं टॉपिक पर कि अगर पूरे देश में आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन जाए तो क्या होगा। ये लाइन सुनने के साथ ही आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा रुकिए जनाब, ना सिर्फ ये संभव है बल्कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां के तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आए और उन्होंने ऐलान किया है कि वो 45 दिनों के अंदर सभी पार्टियों को मिलाकर एक राजनीतिक दल बनाएंगे ताकि वहां के आदिवासियों की आवाज एक बन सके। और ऐसा ऐलान करने वाले हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, और उनके साथ आए हैं त्रिपुरा की जो पार्टी है टिपरामोथा, उसके प्रद्युत किशोर मानिक्य। उन्होंने साथ आकर ये ऐलान किया है। तो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को सुनने के बाद ये बोलते हैं, ये मानते हैं, ये सोचते हैं, और उन्होंने कहा कि जब उत्तर पूर्व के राज्यों में तमाम आदिवासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं, एक मंच पर आ सकती हैं, तो फिर 5वीं अनुसूची वाले राज्य जो हैं वहां के आदिवासी दल एक साथ क्यों नहीं आ सकते। इस बारे में राजनीतिक जानकारों ने कहा कि अगर देश की सभी आदिवासी पार्टियां एक नाम, एक झंडे और एक निशान के नीचे आ जाएं तो आदिवासियों की तकदीर और आदिवासी इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। विश्लेषक इसके 5 बुनियादी फायदे गिनाते हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला फायदा होगा राजनीतिक ताकत के रूप में। आदिवासी तब सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे बल्कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। सबसे पहले देश में आदिवासियों की राजनीतिक ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी सरकार आदिवासी पार्टियों के बिना ना बन पाएंगी, और बन जाएंगी तो चल नहीं पाएंगी। आज की तारीख में अगर आप सांसदों की संख्या के हिसाब से देखें और अगर ऐसी एक पार्टी होती आदिवासियों की तो वो देश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होती पूरे देश में। सोचिए अगर आदिवासियों की एक पार्टी होती अगर आज तो। इसकी बानगी आप आंकड़ों में देखिए। देश की लोकसभा में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, इसलिए 47 सांसद तो जरूरी है कि आदिवासियों के चुनकर ही आते हैं। 543 में से 43। इस संख्या का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली और वो बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई। फिर ये नंबर 47 कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। और 30 पर ये कि जो 240 सीटें बीजेपी जीती है उसमें 25 आदिवासी सांसद बीजेपी की टिकट पर जीते हैं, 12 कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, और ये सभी अपनी पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए हैं, इसलिए आदिवासियों के मुद्दों को उठा नहीं पाते हैं, पार्टी लाइन से बाहर जाकर कुछ बोल नहीं पाते हैं। वाईएसआर से एक, जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस का एक, एनसीपी से एक आदिवासी सांसद है, और आदिवासी पार्टियों के सिर्फ 7 सांसद हैं। उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3, भारत आदिवासी पार्टी के 1 और पूर्वोत्तर की पार्टियों के 3 सांसद हैं। अगर आदिवासी पूरे देश में आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन जाए और पूरे देश के आदिवासी उसका समर्थन करें तो 47 सांसद जीत कर आएंगे इस देश में, जिनकी आवाज एक होगी, और वो आवाज इतनी मजबूत होगी कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार उस देश में। उसके लिए आदिवासियों की आवाज को अनसुना करना तब संभव नहीं होगा। और बात सिर्फ 47 सांसदों की नहीं है, लगभग इतनी ही, या यूं कहिए कि 50 से ज्यादा देश में ऐसी भी सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित तो नहीं है, लेकिन आदिवासियों की संख्या वहां पर अच्छी खासी है और वो संख्या वहां जीत और हार में काफी ज्यादा असर डालती है। तो मोटा माटी आप मान के चलिए कि कम से कम 100 सीटों पर देश की आदिवासियों का प्रभाव है। अब राज्यों की तस्वीर देखिए। अगर आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन जाए तो मध्य प्रदेश में देखिए 47 आदिवासी विधायक चुने कर आते हैं, महाराष्ट्र में 25, गुजरात में 27, राजस्थान में 25, ओडिशा में 33 विधायक आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ में 29, झारखंड में 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, तेलंगाना में 12, आंध्र प्रदेश में 6, हिमाचल प्रदेश में 3, पश्चिम बंगाल में 16, जम्मू कश्मीर में 9, कर्नाटक में 15, उत्तराखंड में 2, तमिलनाडु में 2, केरल में 2 और असम में 19। मैं चाहूं तो 3-4 राज्यों के नाम गिनाता और उसके बाद आदि इत्यादि कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर आपको
एक एक राज्य की हाल बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि देश में कितने आदिवासी विधायक हैं। और ये मैंने अभी पूर्वोत्तर के राज्यों का नाम नहीं लिया है। अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 59 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, मणिपुर में 19, मेघालय में 60 में से 55, मिजोरम में 40 में से 39 और नागालैंड में 60 में से पूरी 60, त्रिपुरा में 60 में से 20। कुल मिलाकर पूरे देश में 530 विधानसभा की सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यानी पूरे देश में 530 आदिवासी विधायक चुनकर आएंगे ही आएंगे। और इसके अलावा लगभग इतनी ही सीटें हैं जहां पर आदिवासी इतना प्रभाव रखते हैं। जो आरक्षित नहीं है सीटें, वहां पर सामान्य सीटों में भी जीत और हार में वो बड़ा प्रभाव रखते हैं, उसका बड़ा असर होता है। लेकिन आदिवासियों की पार्टी आज ना होने से क्या हालात है? 530 विधायक हैं, 47 सांसद हैं, लेकिन सब बटे हुए हैं, ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टियों में, कांग्रेस में, बीजेपी में, दूसरी पार्टियों में। इस वजह से आज क्या हालात है? आप बताइए, कितने विधायक और सांसद हैं जो आदिवासियों के इतिहास का मुद्दा उठाते हैं, जो उन कहानियों को स्कूल की किताबों में शामिल करने का मुद्दा उठाते हैं? कितने विधायक सांसद ऐसे हैं, आप खुद सुनकर सोचकर बताइए, जिन्होंने आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कोड की मांग आज तक संसद या विधानसभा में की है, सार्वजनिक तौर पर की है? कितने आदिवासी विधायक हैं जो आदिवासी अस्मिता के लिए, संस्कृति के लिए और आदिवासी भाषा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है? संविधान ने आदिवासियों को अधिकार दिया है ताकि वो लोकसभा में, विधानसभा में अपने लिए कानून बनवा सकें, आदिवासियों के मुद्दे उठा सके। लेकिन कितने विधायक सांसद ऐसा करते हैं, ये आप खुद सोचिएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन जाए पूरे देश में, तो 47 सांसद और 530 विधायक, उनकी आवाज इतनी बुलंद होगी कि राज्यों की राजधानी और देश की राजधानी में वो उसकी गूंज इतनी ज्यादा होगी कि सरकारें उसको अनसुनी नहीं कर पाएंगी। तब आदिवासी एक आवाज में बात करेंगे अपने परेशानियों को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, तब उनका हल जल्दी मिलेगा। तब चुनाव में आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये बुनियादी मुद्दे होंगे। इन मुद्दों पर भी पहली बार तब देश में चुनाव लड़ा जाएगा। तब आदिवासियों के अधिकार और पहचान के मुद्दे भी सरकारों की प्राथमिकता में आ जाएंगे। वन अधिकार कानून से जमीन का अधिकार मिल जाएगा। 5वीं और 6वीं अनुसूची सही तरीके से लागू होगी। पैसा के कानून सही तरीके से लागू होंगे। आदिवासियों की जो ग्राम सभा की सरकार है वो मजबूत होगी और उन्हें वो सारे अधिकार मिलेंगे जो आज ज्यादातर कागजों पे है। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा संगठन और एकता का होगा। पूरे देश के आदिवासी एकजुट हो जाएंगे। जो जानकार हैं आदिवासी मामलों को, राजनीतिक जानकारी बताते हैं कि पूरे देश में आदिवासी अभी बिखरे हुए हैं। जो वहां पर स्थानीय स्तर की पार्टियां हैं, उनको भी वहां के आदिवासियों का समर्थन नहीं मिलता। आप देखेंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जयस है, भारत ट्राइबल पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, उन्हें भी पूरी तरीके से समर्थन नहीं मिलता। क्योंकि जानकार इसकी वजह बताते हैं कि आम आदिवासी सोचते हैं कि अगर उन्होंने समर्थन किया भी तो तस्वीर में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा नहीं। आम आदिवासी सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा इन पार्टियों के 2-4 विधायक जीत कर आएंगे जो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने बौने साबित होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा तस्वीर बदलेगी ही नहीं। तो बहुत से लोगों को लगता है कि उनका वोट खराब हो जाएगा, इसलिए वो सोचते हैं स्थानीय पार्टी है, 2-4 विधायक जीत गए तो राज्य में या देश की संसद में क्या ही दखल रहेगी, इसलिए वो साथ नहीं देते हैं। लेकिन अगर पूरे देश में आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन जाता है तो उस बात की पूरी संभावना है कि आदिवासी एकजुट हो जाएंगे। क्योंकि तब उनको पता होगा, वो नंबर पता होगा 47 सांसदों का और 530 विधायकों का, जिसका क्या दखल हो सकता है, क्या उसका दमखम हो सकता है, इस बात का आदिवासी, जो आम आदिवासी अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए तब उनकी वजन ज्यादा होगा, इसलिए तब बहुत संभावना है कि पूरे देश के आदिवासी एकजुट हो जाएंगे। इसके साथ ही एक मजबूत संगठन मिलेगा। देश के सभी राज्यों में एक ऐसा आदिवासी मजबूत संगठन बनेगा जो करोड़ों आदिवासियों की आवाज होगा। आज पूरे देश में 20 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की स्थानीय पार्टियां भी नहीं है, इसलिए उनके जो छोटे छोटे से मुद्दे हैं, मूल मुद्दे, उन्हें उठाने वाला कोई नेता नहीं है। ऐसे राज्यों में अगर आदिवासियों के साथ अन्याय होता है, उनकी जमीन छीनी जाती है, गांव में अच्छे स्कूल और अस्पताल नहीं है, तो ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए कोई वहां पर आदिवासियों का नेता ही नहीं है। जो राष्ट्रीय पार्टियों के नेता है, वो पार्टी की विचारधारा में चलते हैं, वो बहुत ज्यादा इन मुद्दों को उठा नहीं पाते हैं। अगर आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन जाए तो पूरे देश में एक ऐसा मजबूत संगठन बनेगा जो स्थानीय स्तर के मुद्दों को भी जोर शोर से उठाएगा और तब उनकी आवाज जो है वो सुनी जाएगी, जिसकी आज तक कहीं पर बहुत ज्यादा सुनवाई होती नहीं है आम आदिवासी की आवाज की। तब उस आवाज की भी सुनवाई होगी। तब अगर झारखंड में आदिवासियों की जमीन छीनी जाएगी तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर गुजरात तक उसका विरोध होगा। अगर छत्तीसगढ़ के हसदेव में जंगल काटे जाएंगे तो तमाम राज्यों में उसका विरोध होगा। मध्य प्रदेश में अगर किसी आदिवासी के साथ अन्याय होगा तो उसके विरोध की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी, क्योंकि तब उनका एक संगठन होगा। तीसरा फायदा जो जानकार बताते हैं वो है आदिवासियों का आर्थिक विकास होगा। आज पूरे देश में आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट से लेकर तमाम वन संपदा तमाम आदिवासी इलाकों में आप देखेंगे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा है। लेकिन पूरा मुनाफा उद्योगपतियों के पास चला जाता है। तब अगर आदिवासियों को एक राजनीतिक दल होगा, तब नीति निर्धारण में भी उनका इतना दखल होगा कि ऐसी नीतियां बनेंगी कि जो है माइनिंग का पूरा मुनाफा
आदि उद्योगपति अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि स्थानीय आदिवासियों के लिए स्थानीय इलाकों के विकास में भी उस पैसे का इस्तेमाल होगा और तब सबसे पिछड़े तबके पर खड़ा आदिवासी कुछ कदम आगे चलकर थोड़ा आगे आ पाएगा। बहुत आगे भी जरूर आएगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पिछड़ापन है आदिवासियों में और आदिवासी इलाकों में। चौथा फायदा जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, आदिवासी समाज की एक राष्ट्रीय पहचान बनेगी। आज देश में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, हो, ओरांव ऐसे 700 से अलग जनजातियां हैं जिसमें पूरा आदिवासी समाज बटा हुआ है। लेकिन अगर एक संगठन बन जाएगा, एक राजनीतिक दल बन जाएगा, तो 12 करोड़ आदिवासी उसके अंदर, उसके बैनर तले एकजुट हो जाएंगे और तब सरकारों को जनगणना में धर्म का अलग कॉलम देना होगा, जो आदिवासियों की बरसों पुरानी मांग है। तब जाकर वो मांग भी पूरी होगी। तब किसी भी आदिवासी के बच्चे का जब स्कूल में नाम लिखवाया जाएगा तो वो वहां पर धर्म के कॉलम में गर्व से अपना एक अलग धर्म का नाम लिख पाएगा और तमाम सरकारी दस्तावेजों में वो अलग धर्म का कॉलम लिख पाएगा और उनकी जो बरसों पुरानी, हजारों साल पुरानी जो पहचान है वो वापस लौटेगी, उनका गौरव लौटेगा और एक अलग आदिवासी पहचान से वो पूरे देश में जाने जाएंगे। आज कितनी अलग अलग पहचान है, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। पांचवा जो फायदा बताते हैं, फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन जानकारों से हमने बात करके जो 5 मुख्य फायदे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में पूरा देश जान पाएगा। आज अकेले बिरसा मुंडा हैं जिनके बारे में पूरे देश के लोग जानते हैं, लेकिन तम्मन डोरा का नाम कितने लोग जानते हैं, सिद्धू कान्हू मुर्मू का नाम कितने लोग जानते हैं, कोमराम भीम रामजी गोंड का नाम कितने लोग जानते हैं, कालीबाई भील का नाम कितने लोग जानते हैं, भीमा खाज्या नायक का कितने लोग नाम जानते हैं, जतरा भगत से लेकर तिलका मांझी का नाम कितने लोग जानते हैं। अगर एक राजनीतिक दल, एक मजबूत संगठन बनेगा तो जनजातीय गौरव दिवस सिर्फ 15 नवंबर को नहीं मनाया जाएगा, बल्कि तमाम आदिवासी जो महानायक हैं उनकी जयंती पर पूरे देश में एक साथ मनाया जाएगा। तब न सिर्फ आदिवासी बल्कि देश के जो दूसरे आम तमाम लोग हैं, 144 करोड़ लोग जान पाएंगे आदिवासी नायकों के गौरवशाली इतिहास के बारे में, और तब जाकर उन नायकों का इतिहास स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। तब एक अलग गौरवशाली इतिहास की कहानी जो छिपी हुई है वो तमाम दुनिया के सामने, देश भर के सामने आएगी। अगर आप आज की डेट में भारत का नक्शा उठाकर देखेंगे तो हर जगह, पूर्व में बिहार, झारखंड से लेकर आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, उत्तर पूर्व के राज्य ले लीजिए, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, सुदूर अंडमान तक, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर आदिवासी नहीं रहते। हर जगह आदिवासी रहते हैं। देश के 36 में से 32 राज्यों में आदिवासी रहते हैं। 12 करोड़ उनकी आबादी होती है। तमाम अलग छोटे छोटे स्थानीय दल हैं जो आदिवासियों के मुद्दों को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज बिखरी हुई है, ना उनका एक दल है, ना एक संगठन है। जानकार मानते हैं कि अगर एक दल, एक निशान, एक झंडे के नीचे अगर आदिवासी आ जाए तो वाकई में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उनकी तस्वीर बदल जाएगी, उनकी तकदीर बदल जाएगी। अब जो राजनीतिक जानकार हैं, पूर्वोत्तर के राज्य में जो हुआ है, जिस तरह की एकता वहां पर उन्होंने दिखाई, एक पार्टी बना रहे हैं, तो यहां पर सवाल जो है, जानकार कहते हैं कि अब सवाल ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है, बल्कि सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ऐसा कब होगा, कितना इंतजार और करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें राय जरूर बताइएगा। इसमें हम एक और एपिसोड आगे बनाएं। अगर इस बारे में आप सोचते हैं कि आगे इस पर एक एपिसोड और बनाना चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और फिर से एक बार गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, जोहार।